हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जून 2024 की करंट अफेयर्स की न्यूज। जून 2024 का करंट अफेयर हम रीड कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो हमने रेफरेंस के लिए जो पीडीएफ ली है ये हमें टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई थी। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी या फिर जो ये इस एकेडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इस पर भी मिल जाएगी। तो इसमें हम इसी पीडीएफ को हम आज क्लास में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो है सुरक्षा परिषद के रिगार्डिंग। आपने देखा होगा कि जून 2024 में यूएन की जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 नए अस्थायी मेंबर है वो चुने गए हैं। ये 5 नए अस्थायी मेंबर कौन कौन से चुने गए हैं उनको देखें तो वो आपको फर्स्ट देखने मिलेगा पनामा के अलावा सेकेंड आप देखोगे पाकिस्तान, थर्ड में आप देखने को मिलेगा ग्रीस, फोर्थ में आपको नाम देखने को मिलेगा सोमालिया और फिफ्थ पर आप नाम देख सकते हैं किसका, डेनमार्क का। तो ये 5 सदस्य हैं, 5 नए अस्थायी सदस्य हैं, इनका हाल ही में चुनाव है वो किया गया है। तो इससे पहले हम कवर कर लेते हैं ये सुरक्षा परिषद क्या है और ये यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग जानकारी हम देख लेते हैं जिससे आपके सभी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको देखने मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सर्वोत्तम विचार कब रखा गया। एक चार्टर आया था अटलांटिक चार्टर 1941 में। इसमें आपको देखने मिलेगा सबसे पहले इस यूएनओ का क्या रखा गया था, प्रस्ताव है, चार्टर है, उसमें रखा गया था प्रस्ताव। इसके बाद में जून 2045 की बात आती है, 1945 की बात आती है जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसमें इस यूएन का क्या रखा जाता है, प्रारूप तैयार करके रखा जाता है। पहले अटलांटिक चार्टर रखा गया था, अब यहाँ पर एक प्रस्ताव के बाद में प्रारूप है वो तैयार किया गया जिसे यूएन चार्टर का नाम है वो दिया गया था। इसके बाद में कालांतर में 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, ये चार्टर है अटलांटिक चार्टर है ये लागू हो जाता है, यूएन का जो प्रारूप है ये लागू हो जाता है। इसलिए 24 अक्टूबर को हम इसकी क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस है वो मनाते हैं। इसके विभिन्न आपको क्या देखने मिलेगा, संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न संस्थाएं देखने मिलेगी। इसके संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें आपको कौन कौन सी संस्थाएं देखने मिलेगी। एक संस्था आपको देखने मिलेगी जनरल असेंबली, महासभा। इसमें अराउंडिंग 196 के अराउंडिंग मेंबर होने चाहिए, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये क्या है, एक महासभा जनरल असेंबली है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो संस्था। तीसरी आपको संस्था देखने को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फोर्थ आपको देखने मिलेगी इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ये देखने मिलेगी। फिफ्थ में आप देख सकते हैं यूएन सचिवालय और सिक्स में आपको देखने मिलेगी न्यास परिषद। क्या इसका मेन पर्पस रखा गया था, इसका मेन पर्पस यही रखा गया था यूएन का कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी शांति सुरक्षा है इसको बनाए रखना है। हमारी जो शांति सुरक्षा के लिए जो भी खतरे होते हैं जैसे कि आतंकवाद है एक बड़ा खतरा है, तो इस प्रकार के खतरे हैं इनको दूर करना है। सदस्य देश हैं उनमें डेमोक्रेसी है इसकी स्थापना है वो करना है, लोकतंत्र है इसको बढ़ावा देना है। तो इस उद्देश्य के साथ इस यूएन है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। इसके 6 हमने क्या देखे हैं, संस्थाएं देखी हैं, महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है एंड इसके अलावा इकोसोक, यूएन सचिवालय और न्यास परिषद। अब हमारे जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रही थी यूएन की सुरक्षा परिषद। यूएन की सुरक्षा परिषद है जिसमें हाल ही में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर है वो आपको देखने मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं। इनमें से 5 क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 कितने होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। वहीं 10 क्या होते हैं, इसके अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को होने वाले खतरों को दूर करने के लिए इस यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी स्थापना की गई थी और प्रतिवर्ष इसके चुनाव है वो किए जाते हैं। किस आधार पर चुनाव किए जाते हैं, यूएन महासभा है उसके 2/3 बहुमत द्वारा सदस्य हैं उनका चुनाव है वो किया जाता है। इस सदस्यों को 10 अस्थायी सदस्य हैं इनको
भौगोलिक रूप से इनको विभाजित किया गया है। अफ्रीका से यहाँ पर 3 देश चुने जाते हैं। एशिया प्रशांत महासागर वाला एरिया है, बेल्ट है, उस साइड से 2 देश चुने जाते हैं। पूर्वी यूरोप से 1 देश, लैटिन अमेरिका से 2 देश और पश्चिमी यूरोप से 2 देश। तो इस प्रकार टोटल कितने 10 क्या होते हैं अस्थायी मेंबर है, उनका चयन किया जाता है। वही 5 क्या है इसके स्थायी मेंबर है, जब से बनी थी तब से इसके स्थायी मेंबर है, जिनके पास वीटो की पावर होती है, अर्थात बिना स्थायी सदस्यों के तो कोई भी डिसीजन है वो निर्णय है वो पारित ही नहीं होता। ये 5 स्थायी सदस्य मेंबर कौन हैं? चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूस। तो यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूएसए ये क्या है इसके 5 क्या है स्थायी मेंबर है, जिनके बिना कोई भी निर्णय है कोई भी डिसीजन है वो पारित नहीं किया जा सकता। यूएन में कोई भी बड़ा बदलाव या सुधार करना हो तो इस सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी सहमति होना आवश्यक होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, वो देखने मिलती है आपको। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे सदस्यों के रिगार्डिंग हाल ही में चुनाव हुए, तो इसके रिगार्डिंग एक अदर फैक्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से देश चुने गए हैं? सबसे ज़्यादा जापान 12 बार अस्थायी मेंबर है वो रह चुका है। इसके अलावा ब्राज़ील है वो 11 बार मेंबर रह चुका है, और भारत है वो 8 बार मेंबर है वो रह चुका है। तो भारत 8 बार इसका क्या रह चुका है अस्थायी सदस्य है वो रह चुका है। हाल ही में चुनाव हुए थे 6 जून 2024 को, जिनका टाइम पीरियड आपको देखने मिलेगा 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर 2026 तक के इन सदस्यों का टाइम पीरियड है वो आपको देखने मिलेगा। कौन कौन से 5 नए सदस्य देश चुने गए हैं इनकी रिगार्डिंग एक ट्रिक भी यहाँ पर लिखी हुई है। PA पापा, GR और देश आने पर सीट दिला देंगे। इसके अलावा आप इसको मैप के अकॉर्डिंग भी माइंड मैप के अकॉर्डिंग भी इसको रीड कर सकते हैं कि पनामा जो साउथ अमेरिका है यहाँ से आता है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, यहाँ से आप पनामा देश को ले सकते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप है, यहाँ से आप सोमालिया को ले सकते हैं। ग्रीस यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रीस, सोमालिया। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक नदर्न साइड में देखने मिलेगा डेनमार्क, और ग्रीस के ईस्टर्न साइड में इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो ये 5 मेंबर आप इसमें माइंड मैप के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, या फिर ट्रिक वाइज, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा 5 नए सदस्य देश के रिगार्डिंग हमने देख लिया, पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क और सोमालिया। ये हाल ही में इनका चयन किया गया और इनका टाइम पीरियड होगा स्टार्ट जनवरी 2025 से दिसंबर 2026 तक आपको देखने मिलेगा। अन्य 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिनका टाइम पीरियड 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा था और 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है? ये 5 मेंबर कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया। तो 5 इसके कौन से हैं अस्थायी सदस्य? पहले से जो विद्यमान है अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया है। अब यहाँ पर कुछ अदर इफ़ेक्ट है जो इस अकेडमी की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपसे कुछ चार्ज वसूल करके ये क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवाई गई है, जहाँ पर ये मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है वो डिस्कस किए गए हैं। हम भी देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। यूएनसी में सुधार के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस किए हैं। आवश्यकता, सुझाव और भारत की स्थायी सदस्यता के संबंध में कुछ पॉइंट है वो डिस्कस किए गए हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जब भी सफलता की बात करते हो आप, सफलता की जब भी पॉइंट लिखते हैं तो वहाँ पर आप बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल है वो कुछ हद तक सफल रही है। जैसे कि इसकी स्थापना के बाद में हमने देखा है कि तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में ये सफल रही है। जब हमें इसकी सफलताएं लिखनी हो तो हम बता सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में ये सफल रही है। इसकी मेन उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की बढ़ावा देना, लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसने सदस्य जो भी देश है इसमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी कार्य है वो किया है। तो डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए विभिन्न कार्य हैं वो इसके द्वारा किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो भी समस्याएं होती है, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है, आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, तो इसके रिगार्डिंग भी इसके द्वारा किया गया जाता है। विभिन्न कदम है वो उठाए गए हैं, और नाभिकीय हथियारों को रोकने के लिए भी इसने विभिन्न संधियाँ हैं वो अप्लाई की हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हैं इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी ये वर्क है वो कर रही है। तो ये आप इसकी क्या बता सकते हो, इसकी सफलता है वो मेंशन कर सकते हो। वहीं जब भी इसकी असफलता की बात आती है तो हम बता सकते हैं कि ये
अभी तक इसने खुद में क्या नहीं किया है, लोकतांत्रिकरण है वो स्थापित नहीं किया है खुद में। अभी भी इसमें डेमोक्रेसी है वो नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें 5 जो स्थायी मेंबर हैं इनका प्रभुत्व आपको किसी भी डिसीजन मेकिंग में देखने मिलेगा। जब भी इसमें रिफॉर्म की बात आती है तो यूएन में रिफॉर्म के लिए प्रोसेस है एक आपको देखने मिलेगी। सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव यूएन की जनरल असेंबली में जाएगा, वहाँ पर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर ये प्रस्ताव जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2/3 बहुमत है, उससे प्रस्ताव को पारित होना पड़ेगा और इसके बाद ही कोई भी प्रस्ताव है वो क्या बनेगा, हम उसमें सुधार है वो किए जा सकते हैं। तो अभी तक तो इस प्रोसेस भी की जटिलता इतनी है कि ये ही इसमें भी सुधार है वो नहीं किया गया है। इस वजह से ये मेजर आपको देखने मिलेगी कि इसमें डेमोक्रेसी पूर्णतः रूप से इसमें यूएन में भी कंप्लीट रूप से डेमोक्रेसी है वो आप नहीं बता सकते। यूएन में सुधार की हमने देखी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा एक बहुत बड़े वर्ग है इसकी तो कोई भी भागीदारी है वो नहीं देखने मिलती। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी मेंबरशिप है, स्थायी सदस्यता में जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, अफ्रीकी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इनका तो कोई भी लीडरशिप है वो ही नहीं देखने मिलती है। इस अकॉर्डिंग एक बहुत बड़े वर्ग है उसकी अनदेखी है वो इसमें की गई है। इसके अलावा यूएन में सुधार के लिए यूएन में कार्यवाही में पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, तो ये भी इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो इसकी हमने आवश्यकता की बात डिस्कस की है। इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसमें सुधार किया जाना चाहिए। स्थायी मेंबर हैं इनकी सदस्यता है वो इंक्रीज की जानी चाहिए। इसे बजट के रूप में जो इसका बजट होता है यूएन का बजट, उसमें इसको आत्मनिर्भर बनाए जाने की आवश्यकता है। इसकी जो जनरल असेंबली है, महासभा है, जिसमें मेंबर सर्वाधिक हैं 196 से या फिर इससे भी अबव मेंबर है, तो उस महासभा है उसको एक मजबूत इंस्टीट्यूशन के रूप में बनाए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की कुछ मेजर आवश्यकताएं हैं वो इसमें रिफॉर्म के रूप में आप बता सकते हो। इसके अलावा इसमें भारत की स्थायी सदस्यता, तो भारत द्वारा अपने स्थायी सदस्यता के लिए विभिन्न जो भी इंटरनेशनल मंच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इन पर बार बार अपना मत है वो रखा जाता है। तो भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना मत है वो रखा जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम बता सकते हैं, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी स्टेट आपको देखने को मिलता है। साथ ही सबसे बड़ा सबसे अधिक तेज़ी से विकसित होता है विकासशील देश है वो देखने मिलती है। तो इसकी तीव्र ग्रोथ है वो आप बता सकते हैं, तीव्र आर्थिक ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो तेज़ी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था और इसका वैश्विक शांति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको देखने मिलेगा। तो वैश्विक शांति है इसको बढ़ाने में भी भारत है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको देखने मिलेगा। नागरिक की जो भी निशस्त्रीकरण की जो भी प्रोसेस है इसका भारत बार बार समर्थन करता है। जो आतंकवाद है इसका विरोध करता है। धार्मिक और सामाजिक सद्भाव का भारत क्या करता है, समर्थन करता है। मानवाधिकारों का बात है वो भारत द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार भारत है वो अपनी स्थायी सदस्यता का दावा है वो करता है। और भारत की स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि भारत की स्थायी सदस्यता में एक मेजर आपको देखने मिलेगा सबसे अधिक। तो जब भी भारत की स्थायी सदस्यता की बात करते हैं तो चीन द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये एक मेजर रीज़न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और भारत की स्थायी सदस्यता है इसमें भी जो यूएन है उसकी जो महासभा है उसमें अभी तक 2/3 बहुमत है वो नहीं मिला है। उस वजह से भी एक आपको यहाँ पर एक बाध्यता ये देखने मिलती है। तो भारत है इसकी स्थायी सदस्यता है इसका भारत द्वारा बार बार समर्थन किया जाता है, मौखिक रूप से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से। और विभिन्न स्थायी सदस्य हैं इनका समर्थन भी भारत ने प्राप्त किया है। अफ्रीकी समिट है वो चाहे अदर G7 हो, तो इस प्रकार की विभिन्न मंचों पर भारत द्वारा अपनी स्थायी सदस्यता के लिए दावा है वह प्रस्तुत किया जाता है। एंड इसके अलावा एक G4 नाम से एक अनौपचारिक ग्रुप भी बना था जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इंडिया इस प्रकार के देश हैं, उन्होंने सदस्यता के लिए दावा है वो किया था और ग्रुप में शामिल होना चाहते थे। तो ये भी आपको एक फैक्ट है वो आपको इसमें देखने मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया है कि इसके रिगार्डिंग फैक्ट यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग करंट अफेयर में क्यों रही थी, क्योंकि इसमें हाल ही में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, जो कौन कौन से हैं, पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क और सोमालिया। नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है G7 के शिखर सम्मेलन के रिगार्डिंग।
हाल में आपको देखने मिलेगा कि G7 का 50वीं शिखर सम्मेलन है वो आयोजित की गई थी जून 2024 में। स्थान कौन सा? फसानो, इटली। इटली में ये समिट है G7 की वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें इंक्लूड राष्ट्र कौन कौन से देखने मिलते हैं? G7 के सदस्य देश हैं, उनके साथ यूरोपियन संघ है इसकी प्रतिनिधित्व करने के वाले, EU परिषद के अध्यक्ष और EU आयोग है इसके आयोग और परिषद दोनों के अध्यक्ष यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसके अलावा भारत को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। भारत के अलावा 11 अन्य विकासशील देश हैं, इनको भी G7 की जो मीटिंग है इसमें बुलाया गया था। G7 की बात करते हैं तो G7 में 7 देश कौन कौन से आते हैं? 7 देश में आपको जापान, USA, इटली, कनाडा, UK, जर्मनी और फ्रांस, ये 7 सदस्य हैं वो आपको देखने मिलेंगे G7 के 7 देशों में। ट्रिक भी क्या है इसकी? जूस विथ GF, J यानी जापान, U यानी USA, I मीन्स इटली, C मीन्स कनाडा, E मीन्स आप बता सकते हैं इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम, G मीन्स जर्मनी और F मीन्स फ्रांस। तो ये 5-7 इसके क्या हैं? मेंबर आपको देखने मिलते हैं। इसकी किस प्रकार से स्थापना हुई थी तो उसके रिगार्डिंग देखें तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि G7 में एक बार G8 की भी नाम आपको देखने मिलेगा। 1996 में ये G7 से G8 बन गया था। इसमें रशिया इंक्लूड हुआ था 1996 में, लेकिन रशिया 1996 में शामिल हुआ और वर्ष 2014 है उसमें वापस रिमूव हो गया। तो वापस ये क्या बन गया? G7 बन गया। इसमें 4 स्टार्टिंग में मेंबर थे, USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। 1973 में मेंबर थे। 1974 में इसमें क्या कौन इंक्लूड हो गया? जापान इंक्लूड हो गया। 75 में इसके इटली आया और 76 में इसमें कनाडा आया। तो इस प्रकार ये क्या बन गए? G7 के 7 सदस्य देश है वो बन गए। इसमें याद रखने वाली बात यही है कि G7 के 7 मेंबर है वो कौन कौन से हैं। और अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा था? क्योंकि इसकी समिट में भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। इन्होंने अपनी प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के दौरान ये इनकी पहली विदेश यात्रा वो आपको देखने मिलेगी। किसकी? G7 की जो समिट थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? फसानो, इटली। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, USA, इटली, कनाडा, UK और फ्रांस, ये इसके 7 मेंबर हैं वो आपको देखने मिलते हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रही थी G7 की मीटिंग। G7 की यहाँ पर कुछ अचीवमेंट भी बताई गई हैं। मेजर अचीवमेंट में आपको देखने मिलेगी PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी, ये इसकी एक मेजर अचीवमेंट है। जब भी मेंस का पेपर आपको लिखना हो तो उसमें आप बता सकते हैं कि G7 की अचीवमेंट कौन कौन सी हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। 48वीं समिट के दौरान उद्देश्य क्या रखा गया? विकासशील देश में $40 ट्रिलियन की बुनियादी अवसंरचना है इसका डेवलपमेंट करना है। तो ये इसका मेजर क्या रखा गया था? उद्देश्य है, पर्पज़ है वो रखा गया था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा एक आपको देखने मिलेगी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका भी G7 द्वारा बार समर्थन है वो किया जाता है। अफ्रीका में आपको इसको देखने मिलेगा लुजोन क्लियारे की रिगार्डिंग समर्थन। अफ्रीका में लिबेटो यानी कि मध्य अफ्रीका लिबेटो एंड फिलीपींस में लुजोन क्लियारे के समर्थन है वो इसके द्वारा किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सीलरेशन लोन है वो इसके द्वारा हाल ही में 50 बिलियन का यूक्रेन को दिया गया है। तो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन है वो इसके द्वारा हाल ही में दिया गया है। एंड G7 की अपुलिया खाद्य प्रणाली NSF है, इसका शुभारंभ किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाएं हैं उसके रिगार्डिंग उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक इसके द्वारा G7 का अपुलिया खाद्य प्रणाली है इसका स्टार्टिंग है वो की गई है। तो ये इसकी कुछ क्या देखने मिलेगी आपको मेजर अचीवमेंट है वो देखने मिलेगी G7 की। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ में आपको देखने मिलेगी यूक्रेन के शांति शिखर सम्मेलन के रिगार्डिंग। यूक्रेन के शांति शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन किया गया था जून 2024 में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड के भी एक लोकेशन कौन सी है? बर्गेन स्टोक रिजोर्ट। बर्गेन स्टोक रिजोर्ट है, यहाँ पर यूक्रेन के शांति शिखर सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें नाटो सहित 90 देश है उन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस वजह से ये न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है। भारत की ओर से यहाँ पर विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कुमार हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यूक्रेन और रशिया के बीच में आप लंबे समय से वॉर देखने मिलती है, इसके मध्य यूक्रेन और रशिया है।
इनके मध्य लंबे समय से एक वॉर है वो चल रही है और उसी के रिगार्डिंग ये शांति शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। तो ये हमने देखिए अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आप पर देखी गई है, कवर की गई है, वो है बांग्लादेशी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ये जून 2024 में भारत की यात्रा पर आई हुई थी। वर्तमान में तो देखोगे तो वहाँ पर अराजकता का माहौल आपको बांग्लादेश में देखने मिलता है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है, इनको भी वहाँ से रिमूव है वो कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन हम जून 2024 की करंट अफेयर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस दौरान ये जब भारत की यात्रा पर आई हुई थी तो इनके द्वारा कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कुछ मेजर एग्रीमेंट है वो साइन किए गए थे। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखने लेते हैं कनेक्टिविटी रिगार्डिंग इनके द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट साइन किए गए थे एंड इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग इनके द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो साइन किए गए थे। कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने जो प्रोजेक्ट साइन किए गए थे उनमें से एक देखने मिलेगा आपको, राजशाही एवं कोलकाता के बीच ट्रेन सेवा है, उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट साइन किया गया था। तो एक ट्रेन सेवा के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, एक है नई बस सेवा के लिए, एक है मालगाड़ी सेवा के लिए। ट्रेन सेवा के लिए है राजशाही टू कोलकाता, नई बस सेवा के लिए है चटगांव और कोलकाता के बीच एक नई बस सेवा स्टार्ट की जाएगी और मालगाड़ी सेवा की रिगार्डिंग है गढ़ी दर्शाना है, वहाँ से हल्दीघाटी चिल्हाटी के बीच में एक मालगाड़ी सेवा है वो स्टार्ट की जाएगी। इस प्रकार 3 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किए गए थे और इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली का निर्यात है एक्सपोर्ट किए जाने के रिगार्डिंग समझौता है वो भी साइन किया गया था। तो ये हमने कुछ मेजर इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ हैं उनको कवर किया है। फर्स्ट न्यूज़ में हमने देखी यूएन की सुरक्षा परिषद के रिगार्डिंग, जिसमें हमने देखा 5 नए अस्थायी मेंबर चुने गए हैं। कौन कौन से? पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क और सोमालिया। ये 5 नए अस्थायी मेंबर है वो हाल ही के चुनाव में चयन किया गया है। सेकेंड न्यूज़ हमने की गई है कवर की है G7 का शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? फसानो, इटली में 50वीं समिट थी जिसमें भारत ने भी भाग लिया था और भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन हैं? भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इनके 30 कार्यकाल की जो पहली विदेश यात्रा आप बता सकते हैं वो थी G7 की मीटिंग। G7 के मेंबर कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, USA, इटली, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये 7 मेंबर आपको G7 में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हमने देखी थी यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया है इसका? स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टोक रिजॉर्ट है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था जून 2024 में। एंड नेक्स्ट हमने न्यूज़ लास्ट कवर की थी बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा एंड विभिन्न कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी समझौते। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर कवर करेंगे कुछ मेजर रिपोर्ट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट है, कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है और इसमें भारत की रैंकिंग है वो आपको क्या देखना मिलती है। तो यही पॉइंट है वो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं तो उसी को हम देख लेते हैं। जून 2024 की रिगार्डिंग की कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट रिपोर्ट आपको देखने मिलेगी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एक्सचेंजर है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। कितने देशों की ये हाल ही में जारी की गई है? इसमें 120 देशों को इंक्लूड किया गया है। इन 120 देशों में फर्स्ट रैंक पर आपको देखने मिलेगा स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग आपको देखने मिलेगी 63। फर्स्ट रैंक पर कौन है? स्वीडन। और इंडिया कौन से स्थान पर है? 63वीं रैंक पर। इंडिया का स्कोर आपको देखने मिलेगा 55.3। लास्ट ईयर इंडिया कौन सी रैंक पर रहा था? 67। और 2023 में रहा था। 2024 में कितनी रैंक पर रहा है? 63 पर। स्वीडन फर्स्ट रैंक पर रहा है, डेनमार्क सेकेंड रैंक पर रहा है और सबसे लास्ट 120वीं रैंक पर रहा है कांगो और 119 पर यानम। तो सबसे लास्ट में है कांगो 120 पे, फर्स्ट पर है आपकी स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग है 63। जारी करने वाली कौन सा संस्था है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका जो मेन सब्जेक्ट रखा गया है वो कौन सा है? प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। तो इसका मेजर सब्जेक्ट आपको देखने मिलेगा प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और रिपोर्ट का नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी? 63। लास्ट ईयर 67 थी, इस बार है 63।
सेकंड रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट। परमाणु शस्त्रागार है, इस पर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है सिप्री। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री। इसके द्वारा प्रतिवर्ष परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इंडिया की रैंकिंग आपको 6 देखने मिलेगी, पाकिस्तान से आगे है इंडिया, एंड इसके अलावा तो पड़ोसी देश से तो पीछे देखने मिलेगा। यह पड़ोसी देश मेजर रूप से चाइना इससे पीछे है। चीन की देखोगे स्थिति तो चीन परमाणु शस्त्रागार का सर्वाधिक तीव्र गति से विस्तार कर रहा है। वहीं रशिया और यूएस है कुल नाभिकीय हथियारों में 90% तक हिस्सा है वो रखते हैं। तो सर्वाधिक आपको परसेंटेज देखने मिलेगा रशिया एंड चाइना का, 90% तक की इनकी हिस्सेदारी देखने मिलेगी। चाइना भी तेज़ी से इसमें विकास अब कर रहा है और इंडिया की रैंकिंग है 6। विश्व भर में परमाणु शस्त्रागार पर चल रहे आधुनिकीकरण से जोखिम पर प्रकाश डाला गया है। और सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है। सिप्री क्या है? एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष जारी की जाती है, परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट। इंडिया की रैंकिंग हमने देखी 6वें स्थान है। इससे पहले हमने रिपोर्ट देखी थी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंडिया की रैंकिंग थी 63 और परमाणु वाले में 6। नेक्स्ट रिपोर्ट हम कवर कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण के रिगार्डिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। ऊर्जा के अलावा ग्लोबल जो जेंडर रिपोर्ट है ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसमें रिपोर्ट में 146 देश हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। 146 देशों में से इंडिया की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी 129 है, ये इंडिया की रैंक है वो आपको देखने मिलती है। लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर इंडिया की स्थान था 127 और इस वर्ष कितना है? 2 स्थान पीछे 129। पाकिस्तान को छोड़कर शेष पड़ोसी देश है वो भारत से आगे है, वो आपको देखने मिलेंगे किसमें? ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भारत से पाकिस्तान के अलावा अदर जो भी देश है वो आगे ही देखने मिलेंगे। फर्स्ट स्थान पर आपको देखने मिलेगा आइसलैंड, सेकंड पर है फिनलैंड और 146वें पर है आपके कौन है? सूडान और 145 पर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सबसे लास्ट से सेकंड है। इंडिया की रैंकिंग हमने देखी 129। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फर्स्ट स्थान पर रहा है आइसलैंड यानी वाले आइस यानी ठंडे बर्फीले देश वाले जो भी पीपुल्स है उनमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो सबसे कम आपको देखने मिलेगा अंतर। तो फर्स्ट स्थान उनका है ठंडे तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भी फर्स्ट स्थान लेकर है। सेकंड है फिनलैंड, पन करने वाले तो आराम से खुश रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि फिनलैंड है वो फर्स्ट पे था। इंडिया 129वें स्थान पर है, सूडान 146 और पाकिस्तान 145। कौन कौन से 4 मानक है जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है उसके रिगार्डिंग ये देखें तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, इसके आधार पर शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, इन 4 मानक है। इन 4 मानक के आधार पर ये रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा उपलब्धता, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। सूडान है वो 146 है, फर्स्ट है आइसलैंड और इंडिया है 129। तो ये हमने देखी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इससे पहले हमने देखी थी परमाणु शस्त्रागार पर रिपोर्ट जिसमें इंडिया की रैंक थी 6 और उससे पहले हमने देखी थी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसमें इंडिया की रैंक थी 63। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 63 है और यहाँ पर है 129। नेक्स्ट रिपोर्ट है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक है और इसमें शीर्ष 20 देशों में केवल एक बंदरगाह यानी कि विशाखापत्तनम है, ये इंडिया की तरफ से 19वें स्थान पर रहा है। वहीं शीर्ष 100 देशों में 9 भारतीय बंदरगाह है वो आपको इस रिपोर्ट में देखने मिलती हैं। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट है? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023। इस रिपोर्ट में टोटल टॉप 20 जो पोर्ट है बंदरगाह के रिगार्डिंग तो उसमें 19वां स्थान आपको विशाखापत्तनम का देखने मिलेगा टॉप 20 में। वहीं टॉप 100 की जब बात करते हैं टॉप 100 की तो उसमें आपको 9 भारतीय बंदरगाह है वो आपको देखने मिलते हैं। और फर्स्ट पर आपको देखने मिलेगा यांगशांग पोर्ट, ये चाइना का है और सेकंड पर
सलालाह पोर्ट ये है ओमान का। तो ये रिपोर्ट थी विश्व बैंक द्वारा जारी की गई कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 है अंकटाड की जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं आर्थिक सम्मेलन है इसके द्वारा, इस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? विश्व निवेश रिपोर्ट सूचकांक इसके द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन की जो व्यापार और विकास सम्मेलन है इसकी संस्था द्वारा ये जारी की जाती है। 15वीं रैंक पर इंडिया की आपको देखने मिलेगी। वर्ष 2023 में FDI में 43% से घटकर $28 बिलियन है वो रह गया था। तो इंडिया की रैंकिंग 15वीं है। फर्स्ट रैंक पर USA देखने को मिलता है। फर्स्ट है इसमें USA, इंडिया है 15 रैंक पर। कौन सी रिपोर्ट? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो ये हमने कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं उनको कवर किया है। फर्स्ट हमने देखी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इंडिया की रैंकिंग 63 जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। परमाणु सस्तागार पर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था सिप्री, इंडिया की रैंक है 6। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था विश्व आर्थिक मंच, इंडिया की रैंकिंग है 129। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक और इंडिया है इसमें बंदरगाह में देखें तो टॉप 20 में आपको देखने मिलेगा 19वें स्थान पर विशाखापत्तनम। टॉप 100 में 9 भारतीय बंदरगाह वो आपको देखने मिलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट है इसमें जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इंडिया की रैंकिंग आपको 15वीं देखने मिलती है। तो ये कुछ मेजर रिपोर्ट है वो इस क्लास में हमने कवर की है। इसके अलावा कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्विक फैक्ट में देखें जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर फैक्ट है उसके रिगार्डिंग देखें तो फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देखने मिलेगी पराग्वे दक्षिण अमेरिका की रिगार्डिंग। पराग्वे दक्षिण अमेरिका है ये अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है वो बन गया है। कौन सा देश? पराग्वे। 99वां देश वह कौन सा था? स्पेन था 99 में। और 100वां देश कौन सा बना है? पराग्वे दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट का एक देश है। पराग्वे तो बना है किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। कौन सा? 100वां। वहीं पनामा जो भी इसी कॉन्टिनेंट का है पनामा वो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य वो चुना गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट है राष्ट्रीय एकता पुल के रिगार्डिंग। राष्ट्रीय एकता का पुल है ये डेन्यूब नदी है। इस डेन्यूब नदी जो बुडापेस्ट हंगरी में से की ओर से फ्लो करती है वहाँ पर इस नदी पर बना है 700 मीटर लंबा ये पुल पैदल पुल है और विश्व का सबसे लंबा केबल ब्रिज के रूप में इसे देखा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता का पुल कौन सी रिवर पर है? डेन्यूब रिवर पर है। और कहाँ पर आपको देखने मिलेगा? बुडापेस्ट हंगरी में ये पुल है वो आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है फार्मास्यूटिकल गठबंधन के रिगार्डिंग। मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्री के अकॉर्डिंग ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं देखने मिलता। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की में लचीली आपूर्ति श्रृंखला है इसको सुनिश्चित करने के लिए ये गठबंधन हाल ही में साइन किया गया है। इसकी फर्स्ट सबमिट हुई थी सैन डिएगो जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर। और इसमें सदस्य देश आपको कौन कौन से देखने मिलते हैं? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपियन संघ EU। फार्मास्यूटिकल गठबंधन। अदर फैक्ट में हमें देखने मिलेगा ताजिकिस्तान है इसने हिजाब एवं ईदी है इस पर बैन लगा दिया है। तो हिजाब और ईदी पर बैन लगाने वाला देश कौन सा है? ताजिकिस्तान। ईरान है इसने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को कनाडा एवं अमेरिका में आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया है। एक संगठन है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, इसको ईरान के द्वारा क्या घोषित किया है? एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित है वो किया गया है। ईरान का एक संगठन है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और इसको अमेरिका और कनाडा ने इसे घोषित किया है। तो अमेरिका और कनाडा ने इसे घोषित किया है, डिक्लेयर किया है किसके द्वारा? अमेरिका और कनाडा द्वारा। कौन से संगठन को? ईरान का संगठन है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। अदर फैक्ट में हमें देखने मिलेगा नेपाल और ताइवान के बाद में समलैंगिकता को मान्यता देने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? थाईलैंड। नेपाल और ताइवान फर्स्ट, सेकंड और इसके अलावा थर्ड देश कौन सा बना है? थाईलैंड है जिसने समलैंगिकता है इसको मान्यता है वो दे दी है। स्लोवानिया है इसने फिलिस्तीन को संप्रभु देश के रूप में मान्यता है वो दी है। स्लोवानिया ने फिलिस्तीन देश है इसको संप्रभु देश के रूप में मान्यता है वो दी है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के 1153 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और इसमें से 853 सज़ाएँ केवल ईरान में दी गई है। तो सबसे ज़्यादा सज़ा किस में दी गई? ईरान में फांसी की सज़ा 853 दी गई है। टोटल इस देखें तो वर्ष 2023 में 1153 लोगों को इस प्रकार की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कौन सी रिपोर्ट है? एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग इस प्रकार के दावे हैं वो किए गए हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर इस PDF में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे हैं जून 2024 के। वापस रिवाइज करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट हमने देखी, 1153 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, सर्वाधिक सुनाई गई है ईरान में। इसके अलावा हमने देखा स्लोवानिया, इसने फिलिस्तीन है देश है, इसको संप्रभु सॉवरेन कंट्री के रूप में मान्यता है वो दी है। नेपाल और ताइवान है, इसके बाद में समलैंगिकता को मान्यता देने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड तीसरा देश है। ईरान का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन के रूप में इसे घोषित किया है अमेरिका और कनाडा द्वारा। संगठन का नाम है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। इसके अलावा ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान ने हिजाब और ईदी है, ईदी जो ईद पर बच्चों के मांगने की जो प्रथा है इनको बैन कर दिया है। ताजिकिस्तान के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, हिजाब और ईदी है इस पर हाल ही में बैन की है। राष्ट्रीय एकता का पुल कौन सी नदी पर बना है? डेन्यूब नदी पर। कहाँ पर? हंगरी में, बुडापेस्ट हंगरी में ये पुल निर्मित किया गया है, 100 मीटर लंबा है और विश्व का सबसे लंबा केबल ब्रिज के रूप में इसे अभी देखा जा रहा है। प्रागवे है, इसके द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस है इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, 100वां देश बन गया है, 99 में बना था स्पेन। तो ये हमने कुछ मेजर न्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल न्यूज़ कवर की हैं। जून 2024 का हम करंट अफेयर रीड कर रहे थे, तो इसमें हमने जो जून 2024 की मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है उनको हमने इस क्लास के माध्यम से कवर किया है। इसके आगे का जो क्लास रहेगी इसमें हम इसके आगे का पार्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास काफ़ी पसंद आएगी और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है वो रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में जो भी न्यूज़ फैक्ट है उनको हमने रिवाइज किया है। आगामी जो भी क्लास होगी इसमें हम इसका रिवीजन करेंगे, देन इसके आगे का पार्ट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे आपको अच्छे से ये जो करंट अफेयर्स के इफेक्ट हैं वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।